गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल अल्सर्स, यानी कि मुंह के छाले। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मुंह में छाले होने का क्या कारण है और इसकी कैसे पहचान की जाए और इसका क्या इलाज है और ये क्या होता है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए क्योंकि आज जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल अल्सर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो बेसिकली जो ओरल अल्सर्स होते हैं वो जो हमारे ओरल कैविटी या हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको म्यूकोजा कहते हैं, उस लेयर का लॉस हो जाना यानी कि उसमें ब्रेकेज हो जाने को ही ओरल अल्सर्स कहते हैं। और इसको हम रिकरेंट एब्सेस अल्सर्स भी कहते हैं। इसमें जो आपको छोटे छोटे घाव जैसे दिखते हैं जो कि राउंड और ओवल शेप के होते हैं और जिनका जो मिड पोर्शन होता है वो हल्का ग्रेइश या हल्का येलोविश कलर का होता है। और इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो एरिथमेटस यानी कि रेड कलर के मार्जिन्स होते हैं। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है जो कि पेनफुल होती है, रिकरेंट होती है, यानी कि आपको बार बार होता रहता है। ये जो अल्सर्स होते हैं ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल अल्सर्स भी हो सकते हैं और आपके इंट्राओरल साइट यानी कि आपके लिप, टंग, पैलेट या कहीं पे भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका होने का क्या कारण है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आपको ओरल अल्सर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लोकल फैक्टर्स की। लोकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है ट्रॉमा। अगर आपके ओरल कैविटी में या आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा दांत है जो बहुत ही शार्प यानी कि नुकीला दांत है और वो बार बार आपको लिप बाइट, चीक बाइट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी ये ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये एक ट्रॉमेटिक एब्सेस अल्सर है। एंड अदर कॉजेज़ में आता है हमारा ब्रेसेस ट्रीटमेंट एंड अप्लाइंसेस लाइक डेंचर्स एंड आरपीडीज जो कि हमारे मरीज पहनते हैं और उसके शार्प एजेस से हो सकता है। स्मोकिंग से एंड डिसरेगुलेटेड सलाइवा कॉम्पोजिशन से भी हमारे मुंह के पीएच ऑल्टरेशंस हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं माइक्रोबियल फैक्टर्स, जिसमें बैक्टीरिया, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकल, हिमोलिटिकल स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियाज एंड वायरसेस आते हैं, जिसमें कि साइटोमेगैलो वायरस एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस आते हैं। तो इनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है सिस्टमिक फैक्टर, यानी कि हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां जिनकी वजह से हमें मुंह में छाले हो सकते हैं। इसमें जो आता है सबसे पहले आता है बेसेट्स डिजीज़, क्रोहन्स डिजीज़, सीलिएक डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, HIV इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की इरेगुलरिटी भी इसमें आती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के, यानी कि हमारे शरीर में कुछ तत्वों की कमी होने के कारण, जैसे कि आयरन की कमी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी ओरल अल्सर्स होते हैं। इसलिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए हमेशा। एंड बहुत सारे विटामिन्स लाइक विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कि विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 डेफिशिएंसीज की वजह से होता है एंड जिंक की कमी की वजह से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे एलर्जिक फैक्टर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है फूड एलर्जीज। कुछ लोगों को स्पेसिफिक फूड से एलर्जीज होती है एंड कुछ मेडिकेशंस लेने से भी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है मुंह में, जो कि अल्सर्स बनती हैं। एंड कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि अभी हमने नया टूथपेस्ट यूज़ किया था या फिर हमने नया माउथ वॉश यूज़ किया था और अचानक से हमारे मुँह पे अल्सरेशंस होने लगे हैं। और ऐसे कई मरीज मैंने खुद अपनी OPD में रिपोर्ट किए हैं। तो हमेशा आप चेक करें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है अल्सरेशंस का, क्योंकि बहुत सारे यंग एडल्ट्स एंड बहुत सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आजकल बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस होता है और किसी को कुछ और चीज़ों का स्ट्रेस होता है। प्रॉपर स्लीप साइकिल पूरा ना करना, यानी कि 8 आवर्स का नींद नहीं लेना, हाइड्रेटेड नहीं रहना, पानी नहीं पीना एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट आएंगे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस से। कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं जो कि इसको करती हैं और ऑटो इम्यून होती हैं। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में देखा जाता है एंड 2nd to 3rd डिकेड में होता है ये, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है।
एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये पेनफुल होता है और ग्रेश वाइट कलर का इसका जो मिड पोर्शन यानी कि सीडो मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है, एंड सराउंडेड बाय द इरिथमेटस मार्जिन्स, एंड इट इज़ रिपोर्टेड इन 20% पॉपुलेशन इन इंडिया. Now coming to types or clinical variations, there are 3 types of oral ulcers. First is minor, जो कि नंबर में 1 to 5 होते हैं और जो इनका साइज होता है वो हमेशा लेस देन 10 mm होगा और 1 to 5 mm के बीच में होगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइज. और उसके बाद जो इनका साइट होता है यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमेशा आपको नॉन केराटिनाइज मिकोसा में ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि आपकी लेबियल मिकोसा मतलब लिप में, या फिर बक्कल मिकोजा गालों के अंदर, या फिर टंग में आपको मिल सकते हैं. ये 7 to 14 डेज़ इनका हीलिंग टाइम होता है और ये कोई भी स्कार फॉर्मेशन नहीं करते हैं हीलिंग के बाद. तो बेसिकली 7 to 14 डेज़ ये लेते हैं ठीक होने में, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं. नाउ कमिंग टू सेकेंड अल्सर, दैट इज़ मेजर एप्थस अल्सर्स. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मेजर मीन्स जो साइज में बड़े होते हैं, मोर देन 10 mm और अप टू 1 सेंटीमीटर. 1 से लेकर 3 नंबर्स में ये होते हैं. एंड जो ये होते हैं नॉन केराटिनाइज म्यूकोसा में ही कॉमनली पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली सॉफ्ट पैलेट में ये मिलेंगे आपको. एंड इट में परसिस्ट अप टू 6 वीक्स, मतलब ये आपके 1 मंथ तक भी लंबा रह सकते हैं. और ये जब भी हील करेंगे तो ये स्कार फॉर्मेशन ज़रूर करेंगे. तो कोई भी ऐसा अल्सर जो 1 मंथ तक रहे और उससे भी ज़्यादा रहे, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है और इसमें आपको प्रॉपर जांचें यानी कि इन्वेस्टिगेशंस कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. नाउ कमिंग टू दी थर्ड टाइप ऑफ एप्थस अल्सर्स, दैट इज़ हर्पेटिफॉर्म टाइप. ये थर्ड डिकेड में कॉमन होता है, यानी कि 30 to 40 ईयर्स में ये ज़्यादा पाया जाता है. इनिशियली ये पिन पॉइंट अल्सर्स होते हैं जो कि बहुत ही टाइनी साइजेस के होते हैं, पिन पॉइंट. एंड ये आपको क्लस्टर्स में भी मिल सकते हैं और अप टू 100 इन नंबर्स भी मिल सकते हैं और किसी भी ओरल साइट पे हो सकते हैं. और मोस्ट कॉमनली ये वेंट्रम ऑफ द टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ में आपको मिलते हैं, यानी कि आपके टंग के नीचे एंड आपके फ्लोर पे भी हो सकते हैं माउथ के. अब बात करेंगे लैब इन्वेस्टिगेशंस की. आपको क्या क्या जांचें करवानी चाहिए. सबसे पहले तो आपको जांचें कब करवानी चाहिए, जबकि आपका कोई अल्सर बहुत टाइम से है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है. सेकेंड, केयरफुल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. देन एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, बायोप्सी एंड कल्चर. बायोप्सी मीन्स एक स्पेसिमेन और एक टिश्यू टुकड़ा लेकर हम उसका कल्चर करके उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं. एंड लास्ट में हम करते हैं सीरम आयरन, विटामिन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के इन्वेस्टिगेशन. अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है डिफरेंस बिटवीन ओरल अल्सर एंड ओरल कैंसर. तो पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी ओरल अल्सर पहले से ही ओरल कैंसर नहीं बन जाता है. ये हमेशा आपको आपकी लापरवाही और नेग्लिजेंस की वजह से आगे चल के ये बन सकता है. तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपके मुंह में अगर कोई भी ओरल अल्सर है जो बहुत ही समय से है और ठीक नहीं हो रहा है, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करवा रहे हैं उसका, तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा के चेक करना पड़ेगा कि. तो मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ. जो ओरल कैंसर होता है उसका जो लीजन होता है वो मिक्स्ड लीजन होता है, यानी कि उसमें अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेड कलर, येलो कलर, ग्रेस कलर का मिक्स्ड लीजन होगा वो. और उसके जो बॉर्डर्स होंगे वो प्रॉपर बॉर्डर्स नहीं होंगे, वो इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे. रोल्ड मार्जिन्स और एवर्टेड मार्जिन्स भी उसको कह सकते हैं. आपको फील होगा कि आपके मुंह के अंदर कोई हार्ड मास यानी कि लंप है, जो कि ड्यू टू इंड्यूरेटेड बेस ऑफ अल्सर होता है. एंड दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिम्फ नोड. जो आपके लिम्फ नोड होते हैं वो बढ़ जाते हैं साइज में. आपको एक नमनेस फील होती है, यानी कि आपको लगता है कि वो एरिया आपका नम हो गया है, उसमें आपको पेन भी इतना फील नहीं होता है. एंड वो जो एरिया होता है अगर आप उसको स्लाइटली टच करेंगे या कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो इजीली ब्लीड कर सकता है ये एरिया. एंड एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेट लॉस. अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको ज़रूर इन्वेस्टिगेशंस आगे कराने चाहिए. पेशेंट को खाना खाने में, बोलने में एंड कोई भी मूवमेंट, टंग मूवमेंट करने से या जॉ मूवमेंट करने से भी डिफ़िकल्टी होती है और उसको वो पेन हल्का सा लगता है. ओरल कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट्स में आपको हैबिट हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि आपको टोबैको हिस्ट्री मिलेगी और स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट की, जो कि ओरल अल्सर्स के पेशेंट्स में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है.
तो चलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे का वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज कैसे करना है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। Bye bye.